जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे महासागरीय गर्त और आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व की नदियाँ। नदियाँ जिसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे कि यूरेशियन बेसिन कहाँ पर स्थित है, तो आर्कटिक क्षेत्र में। यूरेशियन बेसिन क्या है, तो एक गर्त है जो आर्कटिक महासागर का एक मुख्य रूप से यूरेशियन गर्त है। तो हमारा आज का टॉपिक है विश्व की नदियाँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नदियों को जो कहा जाता है इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। जो नदियाँ होती है इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। और यह जो एशिया महाद्वीप है, एशिया को एक नाम जाना जाता है, एक नाम से वो है आद्य भूमि। आद्य भूमि के नाम से जाना जाता है एशिया को। आद्य भूमि का मतलब देवी देवताओं का देश, महाद्वीप। जितने भी देवी देवताओं ने अवतार लिया था वो एशिया महाद्वीप में ही, आज सबसे ज्यादा भारत में। इसीलिए एशिया को सभ्यता का पालना, नदियों को सभ्यता का पालना, या एशिया को कहा जाता है आद्य भूमि। और यहाँ पर एशिया में दो नदी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। एक है सिंधु और दूसरा है दजला फरात। दजला फरात और एक है सिंधु। सिंधु से तो सभी लोगों को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का उत्पन्न हुआ था वो सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए हर बच्चे के जुबान पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। और मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो दजला फरात जो नदी है, यहाँ पर दजला फरात नदी घाटी में पाया था मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता पाया था दजला फरात नदी घाटी में। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी है। एशिया की लंबी नदी जो है यांगत्से नदी है। यांगत्से नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। चीन से प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में गिरती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि चीन की नदी का मुहाना कहाँ बनता है, यानी कहाँ जाकर गिरती है, तो आपको ऑप्शन में प्रशांत महासागर कभी कभी देता है। प्रशांत महासागर के बदले में क्या देता है, तो दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर अक्सर ऑप्शन में दिखाई देता है। तो जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, ये चीन से निकलती हुई जाकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है, यानी दक्षिण चीन सागर में मुहाना बनाती है। और आपके ऑप्शन में दक्षिण चीन सागर नहीं रहेगा तो प्रशांत महासागर आंसर होगा, और प्रशांत महासागर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दक्षिणी चीन सागर होगा। और मान लीजिए कि आपको प्रशांत महासागर में ही ऑप्शन देते उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, तो हमारा आंसर होगा उत्तरी प्रशांत महासागर। यहां तक क्लियर है। और जो यांगत्से नदी है इसकी टोटल लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितना, 6300 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी कौन सी नदी है, तो यांगत्से नदी है, जो चीन से प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसके बाद आता है मेकांग नदी।
मेकांग नदी। आपसे पूछ लिया जाए कि मेकांग नदी का उद्गम, तो मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से होता है मेकांग नदी का उद्गम, और यह चीन के गुआना प्रांत से होते हुए चीन के गुआन प्रांत से होते हुए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। कंबोडिया और वियतनाम से प्रभावित होती हुई जाकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो जो मेकांग नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, और इसका मुहाना बनता है दक्षिणी चीन सागर में। अब दक्षिणी चीन सागर कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। मेकांग नदी का उद्गम जो तिब्बत के पठार से निकलती हुई चीन के गुआन प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए जाकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद आती है साल्विन नदी। उसके बाद आता है साल्विन नदी। जो साल्विन नदी है यह तिब्बत से निकलती हुई म्यांमार को होते हुए जाकर, जो म्यांमार से 2815 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जाकर अंडमान सागर में गिरती है। तो साल्विन नदी जो है तिब्बत से लेकर अंडमान सागर तक चल जाती है। इसकी टोटल जो लंबाई है, साल्विन नदी की जो टोटल लंबाई है वो कितना है? तो 2815 किलोमीटर है। 2815 किलोमीटर है। साल्विन नदी है तिब्बत से लेकर अंडमान सागर जाती है, और बीच में एक जगह पड़ता है, वो पड़ता है म्यांमार। ये म्यांमार से होती हुई जाती है। साल्विन नदी जो है तिब्बत से लेकर म्यांमार अंडमान सागर में जाकर गिरती है, और इसकी टोटल लंबाई जो है 2815 किलोमीटर है। तो लंबाई तो बहुत कम ही एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा उद्गम या इसका मुहाना पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि साल्विन नदी जो है कहाँ से निकलती है, और इसकी टोटल लंबाई। कभी कभी पूछता है, लेकिन जो उद्गम है और मुहाना ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साल्विन नदी का मुहाना कहाँ बनता है? तो अंडमान सागर में, और इसका उद्गम कहाँ होता है? तो तिब्बत के पठार से। और इसके बाद आता है अमूर नदी। इसके बाद जो आता है अमूर नदी। अमूर नदी है, और अमूर नदी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती है। यह चीन और रूस की सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। जो अमूर नदी है चीन और रूस की सीमा बनाती है। रूस की सीमा बनाती हुई जगह कहाँ गिरती है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गिरती है अमूर नदी। और मान लीजिए प्रशांत महासागर की जगह पर कोई खाड़ी का नाम दे दें तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो नोट कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं तरतारी की खाड़ी है। तरतारी की खाड़ी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसी में जाकर गिरती है कौन सी नदी? तो अमूर नदी, जो 2900 किलोमीटर लंबी है, चीन और रूस की सीमा बनाती हुई जाकर प्रशांत महासागर के तरतारी खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है।
सिंधु नदी जो है यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसका मुहाना जो है अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जाने से पहले अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी, और अरब सागर में गिरने से पहले इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है वो आकर देख लेते हैं। झेलम पहले नंबर पर झेलम है, फिर चिनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास, और ब्यास के बाद जो आता है वह है सतलज। इन पांचों में सबसे लंबी सतलज नदी है। और एक अफगानिस्तान से आती है नदी जो कि हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, और वह है काबुल नदी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा पर्वत? अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश पर्वत है वहीं से निकल कर आती है काबुल नदी और आकर यह सिंधु में मिलती है। कब? तो अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी में ये 6 नदी आकर मिलती है, तब जाके अरब सागर में गिरती है। यहाँ पर जो सिंधु नदी की जल क्षमता होती है काफी बढ़ जाती है। जब उसमें 6 नदी आकर मिलेगी और सिंधु तो आती ही है, और उसमें और 6 नदी और मिल जाए तो उसकी पानी की क्षमता बढ़ जाती है। और सिंधु नदी का जो 20% पानी है वो भारत यूज करता है और 80% पाकिस्तान। जो सिंधु नदी है 20% जो पानी है इसका भारत यूज करता है, और 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है। यानी पाकिस्तान अपने काम में सिंधु नदी का 80% पानी ले लेता है। और इसके बाद आता है सिंधु, हम लोग तो पढ़ लिए। और सिंधु नदी, हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो सिंधु नदी से इसकी सहायक नदियां बहुत सी नहरें भी निकाली है। जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इन नदियों से बहुत सारा नहर निकला है और सिंधु से भी नहर निकला है। तो इसीलिए सिंधु से इतनी नहर निकाला गया है पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का जाल या नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश या नहरों का जाल कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा आता है हर एग्जाम में कि नहरों का देश या नहरों का जाल किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। एक है इरावदी नदी। इरावदी नदी, जो इरावदी नदी है इसे म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चीन के उत्तर से निकलती है एक हांगहो नदी। हांगहो नदी को एक और नाम दिया गया है पीली नदी, येलो रिवर। इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। और येलो रिवर इसलिए कहा जाता है इसको येलो रिवर क्योंकि यह जल में जो वहां जो मिट्टी है वो पीले रंग की होती है, और उन मिट्टियों को जो पानी होती पानी की धाराएं उसे घोलकर पूरे पानी को पीला कर देती है, इसीलिए इसे पीली नदी कहा जाता है। यह चीन के उत्तर से निकलती हुई जाकर प्रशांत महासागर में गिरती है। और एक है महावेली गंगा। महावेली गंगा, जो महावेली गंगा है यह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा जो एसएससी एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावेली गंगा हर साल जब भी एसएससी का एग्जाम होता है, महावेली गंगा ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, एसएससी का हर एग्जाम में, चाहे वो आज का शिफ्ट हो या कल का शिफ्ट हो या किसी और दिन का शिफ्ट हो, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। महावेली गंगा कहाँ बहती है,
या पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसा पूछ लिया जाता है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 335 किलोमीटर। 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है महावेली गंगा की, और यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और ये जगह कहाँ गिरती है, तो उत्तर पूर्व से बहते हुई बंगाल के खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी, जो टिग्रिस नदी है कहाँ बहती है, तो तुर्की में, पूर्वी तुर्की में, पूर्वी तुर्की में स्थित है एक टॉरस पर्वत। आप लोग पर्वत को नोट करते चलिएगा, क्योंकि पर्वत मान लीजिए रिवर न पूछे तो पर्वत ही पूछ लेता है। तो टॉरस पर्वत है, टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत से निकलती है टिग्रिस नदी। और यह नदी तुर्की सीरिया से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर दक्षिणी भाग में स्थित एक है फारस की खाड़ी, जाकर वहीं पर मिल जाती है। तो जो टिग्रिस नदी है यह तुर्की, सीरिया से बहती हुई इराक में जाती है, और इराक में है यूफ्रेटस नदी। यूफ्रेटस नदी को अपने में मिला लेती है और जाकर कहाँ गिरती है, तो फारस के खाड़ी में। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि टिग्रिस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पूर्वी तुर्की में स्थित है टॉरस पर्वत। इसका मुहाना कहाँ बनता है, तो फारस की खाड़ी में। और ये कितने देशों से गुजरती है, तो 3 देशों से गुजरती है, तुर्की, सीरिया और इराक। इसके बाद हम पढ़ेंगे दरसरवा। दरसरवा जो है एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और यह मध्य एशिया से अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। सर दरिया है, एक और नदी है आमू दरिया। जो आमू नदी है यह कहाँ जगह गिरती है, एशिया की जो मध्य एशिया है वहां के प्रमुख अलग अलग पर्वतों से निकलती है, और ये जाकर अरल सागर में गिरती है। एक इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूं। और मान लीजिए आपको पर्वत को पढ़ना है, तो पर्वत पढ़ने के लिए आसान तरीका है, बहुत से पर्वतों का नाम मिल जाएगा। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से पर्वत का नाम मिल जाएगा। किसी भी बुक में अगर मान लीजिए हमें पर्वत की विशेष रूप से पर्वत के बारे में जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले हम नदियां पढ़ेंगे। जो नदियों में विभिन्न किस्म के पर्वतों का नाम मिलता है, जो ताकि हम पर्वत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन नदियां जब पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और हम इससे पीछे हम बताया टॉरस पर्वत, तो अगर आप पर्वत पढ़िएगा तो उसमें टॉरस पर्वत का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। जब नदियां पढ़ेंगे तो पर्वत चैप्टर से ज्यादा नदियां चैप्टर में सबसे ज्यादा पर्वतों का नाम मिलता है। तो हम क्या बताए थे, सर दरिया और आमू दरिया, इसका मुहाना जो है अरल सागर में है, और मध्य एशिया के अलग अलग पहाड़ियों से निकलती है, और यह अरल सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद है अमूर। अमूर जो है नदी का नाम है। अमूर, लीना और ओब, ये 3 नदियां हैं जो रूस में प्रवाहित होती है। ये रूस में प्रवाहित होती है, ये रूस की जीवन धारा है। ये रूस की नदियां हैं, रूस की बहुत ही फेमस नदी है अमूर, लीना, ओब। मान लीजिए हमारे भारत में गंगा, कावेरी, गोदावरी, जमुना मुख्य रूप से नदियां हैं। उसी तरह रूस की प्रमुख नदियां अमूर है, लीना है और ओब है। और ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती है। जैसे मान लीजिए हमारे बिहार में एक सोन नदी आती है, जो कहाँ से आती है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है, तो बिहार से दक्षिण में है, और वहां से दक्षिण से हमारे बिहार तरफ आएगी तो उत्तर तरफ आएगी,
तो भारत में उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां सोन नदियां हैं। तो उसी तरह आमूर, लीना और ओब ये रूस के नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप की महानदी। जितने भी हम पढ़े हैं एशिया की नदी पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा यूरोप के पढ़ लेते हैं। वीडियो लेकिन लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा। अब पढ़ेंगे हम यूरोप की सबसे लंबी नदी। यहां तक हम एशिया को पढ़ चुके हैं, और पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी, और इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ी से होता है। वल्दाय पहाड़ी से होता है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, और इसका उद्गम वल्दाय पहाड़ियों से होता है। और यह जगह कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आता है डेन्यूब नदी। जो डेन्यूब नदी है यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम जर्मनी से होता है। जर्मनी से निकलती है और जाकर गिरती है काला सागर में। जो डेन्यूब नदी है जाकर काला सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी कहाँ बहती है? तो जर्मनी में। इसके बाद आता है नीपर नदी। नीपर नदी है, जो नीपर नदी है यह मास्को के पश्चिमी भाग से उद्गम होती है। कहां से होती है? तो मास्को से। रूस की राजधानी मास्को है, और मास्को से उद्गमित होकर कहां जाकर गिरती है? यह गिरती है काला सागर में। नीपर नदी जो है यह मास्को से निकलती है और काला सागर में जाकर गिर जाती है। इसके बाद आता है यूराल नदी। यूराल नदी जो है यूराल पर्वत से निकलती है। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है और जाकर कैस्पियन सागर में मिलती है। कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आता है राइन नदी। जो राइन नदी है यह स्विस आल्प्स, राइन नदी स्विस आल्प्स पर स्थित है एक ग्लेशियर जिसका नाम है रेन वाल्डहार्न। ग्लेशियर का नाम है रेन वाल्डहार्न। यहीं से राइन नदी का उद्गम होता है, और जाकर यह गिरती कहां पर है? यह कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। सॉरी, कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है, जाकर उत्तरी सागर में गिरती है। जो राइन नदी है भ्रंश घाटी होती हुई, यानी भ्रंश घाटी बनाती हुई एक उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ताकि ज्यादा होगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो राइन नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो राइन नदी है यूरोप की सबसे व्यस्त स्थलीय नदी, यानी जलमार्ग है इसका, तो राइन नदी है, और यह सब यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेन नदी, जो स्विट्जरलैंड में जिनेवा से होकर भूमध्य सागर में मिलती है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।